अंदर पेज नंबर 205 है और साथ में ये हमारा पेपर जो है, यानी कि किस पेपर में क्वेश्चन आया है हम देखते हैं। वो आया है जी आपका फरवरी मार्च 1832 कह रहे हैं। फरवरी मार्च 1832 का क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वो हम देखते हैं हम किस तरीके से इसको वो मैनेज करते हैं। पेज ही मिस हो गया। फरवरी मार्च 1832 का क्वेश्चन है। क्या पेज नंबर था यार? बाहर में स्टूडेंट मिल गया था, इधर से मुझसे पढ़ने के लिए आया है सर, शादी हो गई है, बेगम से मुलाकात कर रही है यार इतनी जल्दी। खैर और शादी भी होगी, कह रहे जिम जा रहा हूँ। मैंने कहा यार एक तो जिम जा रहा है, ऊपर शादी करवानी है, फिट रहेगा। जिम को कितना पहले जाता हूँ उसकी भी आपकी तरह जल्दी हो गई है 6 महीने पहले, फिर क्या कर सकते हैं। ये भी सही है। अच्छा जी देखते हैं हम कि आर लिमिटेड हैज बीन ट्रेडिंग फॉर 1 year and is considering whether or not to purchase the business of Joe to a sole trader. The draft statement of financial position for both businesses at 31st December are shown below. तो आर लिमिटेड का भी दिया हुआ है, जो टू का भी दिया हुआ है। नॉन करंट एसेट्स आपको दिए हुए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके सामने है। करंट एसेट दिए हुए इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी आपको दिए हुए। देखते हैं आगे क्या कहते हैं जी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज दी हुई, ऑर्डिनरी शेयर दिए हुए, कैपिटल है, प्रॉफिट है। देखिए कैपिटल, प्रॉफिट और ड्राइंग्स जो है वो प्रॉफिट तो इसका भी है, लेकिन कैपिटल सिर्फ उसका होगा ना, वो तो कंपनी है। कंपनी का जो प्रॉफिट लिखा है वो रिटेन्ड अर्निंग है ना सर में। प्रॉफिट आप कह लें, जो भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, एक ही बात, आप जिस तरह मर्जी उसको हैंडल करें। आगे कहते हैं जी रॉबर्ट एंड पॉल, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। कहते हैं जी रॉबर्ट एंड पॉल आर द ओनली शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ आर लिमिटेड एज पार्ट ऑफ द परचेज एग्रीमेंट. Joe Tu will be appointed as director of R Limited with an annual director fee of 30,000, the same amount as Robert and Paul each receive. इतनी अमाउंट पॉल और रॉबर्ट ने भी रिसीव कर रहे थे वो पहले, अब भी रिसीव करेंगे, ठीक है। लेकिन अब डायरेक्टर कौन बन जाएगा आपका? डायरेक्टर कौन बन जाएगा? सिर्फ जो तू डायरेक्टर बन जाएगा और वो 30,000 रिसीव करेगा अपनी सैलरी। The sales revenue and gross margin for both businesses for the year ended 31st December were, sales revenue 15 लाख है, 2,50,000, gross profit margin 50% है, 45%. Robert is in favor of buying Joe Tu business and of him becoming a director. He believes that for the year ended 31st December, combined sales revenue can be increased by 20%, earning a gross margin of 50%. जबकि combined operating expenses other than director fee can be reduced by 30%. However, Paul is not happy about buying Joe Tu business or him becoming a partner, becoming a director. Sorry. Answer the following question. Prepare a statement to calculate the operating expenses for each business for the year ended 31st December 2017. Then prepare a statement to calculate the additional profit R Limited will make for the year ended 31st December 2018 if it buys Joe Tu business. खरीद लेते हैं तो फिर क्या होता है? मुझे बताएं कि पॉइंट नंबर 1 जो है, ए का पॉइंट नंबर 1, उसमें और 2 में फर्क है, बहुत फर्क है। ए का पॉइंट नंबर 1 जो है वो बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, रोहान 2017 के हवाले से बात कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं 2017 के दोनों बिजनेस की अलग अलग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। जबकि जो उसका सेकंड पार्ट है वो टेक ओवर करने के बाद के प्रॉफिट की बात कर रहा है, 18 की। तो दोनों चीजों में फर्क है। तो पहले 17 का निकाल लेते हैं, अलग अलग प्रॉफिट जो निकलना चाहिए किसका, 31 दिसंबर 2017 का दोनों बिजनेसेस के हवाले से। हम देखते हैं जी एक बिजनेस कौन सा है हमारा। एक है जी आपका आर लिमिटेड और एक Joe Tu जो सोल ट्रेडर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी हम आर लिमिटेड, और इधर आपका आ जाएगा जी Joe Tu आ जाएगा आपका, ठीक है जी। आर लिमिटेड का सेल्स रेवेन्यू कितना है बेटा, हम देखते हैं 15 लाख और 50% उसका जीपी है। तो निकाल लेते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट, निकाल लें 15 लाख का 50% कितना आता है बेटा, 15 लाख का 50% आपका कितना आ जाएगा, 7,50,000। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये पार्ट ए का 1 पार्ट कर रहा हूँ। वो कहता है कि एक्सपेंसेस निकालें दोनों बिजनेसेस के अलग अलग,
तो 15 लाख का 50% मैंने निकाल लिया। अब 2,50,000 का 45% निकाल लें, वो कितना आता है ग्रॉस मार्जिन दूसरे का? 2,50,000 का 45%। बी 1,12,500। दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ जॉ 2। इसमें से हमने लेस करने क्या बोला? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने फाइंड करने हैं, पता हमें नहीं है, तो आपको क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर। वो क्वेश्चन में दिया हुआ वो क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है? जरा गौर कीजिएगा, ऊपर आए अगर आप, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट अलग अलग दोनों कंपनी के, दोनों बिजनेसेस का दिया हुआ है। आर के कितने हैं जी? 1,32,000 आर का दिया हुआ है, 19,800 जॉ 2 का दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं आराम से, इसका प्रॉफिट कितना है जी? 1,32,000 और उसका कितना है जी? 19,800। दोनों का हम जो है वो माइनस कर देंगे हम, तो आपका जो है वो प्रॉफिट हमारा निकल आएगा। एक्सपेंसेस दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। 6,18,000। देखिए दूसरे का देख लेते हैं कितना आ रहा है। 92,700। ये हमने एक्सपेंसेस निकाल लिए। यही स्टैंड निकालने का था पार्ट 1 के अंदर। देखते हैं हम दोबारा, वी कैन जस्ट लुक एट द क्वेश्चन अगेन। इफ यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, तो सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, जीपी मार्जिन मैंने निकाल लिया, उसमें से प्रॉफिट माइनस किया तो एक्सपेंसेस आ गए। सर कहां मांगा हुआ है? ये देखिए, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर ईच बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। उसने एक्सपेंसेस मांगे हुए थे हर बिजनेस का अलग अलग 2017 के हवाले से। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एडिशनल प्रॉफिट आर लिमिटेड विल मेक फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 इफ इट बायज जॉ 2 बिजनेस परचेज करता है तो प्रॉफिट कितना होता है? अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है दोनों का मिला के बताएं। प्रॉफिट दोनों का मिला के कितना हो रहा है जी? 151,800। अब देखते हैं एडिशनल प्रॉफिट हमें कितना आएगा। उसके लिए उसने क्वेश्चन में हमें डाटा दिया है, और डाटा में हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कहते हैं जी कंबाइंड सेल्स रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज बाय 20%। कंबाइंड सेल्स रेवेन्यू आपका बेटा बढ़ जाएगा 20%। कंबाइंड सेल्स रेवेन्यू पहले निकाल लेते हैं हम। सेल्स रेवेन्यू 7,50,000 प्लस, सॉरी यार जी, सेल्स रेवेन्यू कितना है? 15 लाख और 2,50,000। ये आपका आ जाएगा सेल्स रेवेन्यू 15 लाख प्लस 2,50,000 हो गया आपके ये 17,50,000। इसका कितने परसेंट आपका जीपी मार्जिन है? 17,50,000। और जीपी मार्जिन वो कह रहा है वो कितना है? अर्निंग के ग्रॉस मार्जिन ऑफ 50% है, 20 नहीं मेरे भाई, लिख सके। कंबाइंड सेल रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज बाय 20%। 20% सेल रेवेन्यू बढ़ गया, 17,50,000 का निकालेंगे 20%, कितना आता है जी? 50,000 को ऐड कर लेंगे इसके अंदर, तो आपका नया सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। आगे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि जीपी वो कह रहा है आपका कितना है? 21 लाख का % आपका अब जीपी हो गया है। जीपी कितना आ जाएगा हमारा? 10,50,000। इसमें से बेटा लेस कर देंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो कह रहा है वो कितने हो गए देखिए जरा। कंबाइंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्टर फी कैन बी रिड्यूस्ड बाय 30%। 30% क्या हो गए हैं? कम हो गए। अब हमें निकालने पड़ेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास हैं कितने। एक तो हमारे पास दिए में जॉ के अपने 2K92700 कंबाइंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्लस हम इसमें करेंगे, ये जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे नया पॉइंट है, 618,000 में से आप माइनस कर देंगे -60,000। जो दोनों की डायरेक्टर फी है वो तो माइनस कर देंगे, डायरेक्टर फीस के अलावा वो कह रहे हैं ना। तो पहले आर लिमिटेड में जो दोनों बंदे थे वो डायरेक्टर थे, अब उनको डायरेक्टर फीस नहीं मिल रही क्योंकि बिजनेस तो नया हो रहा है। तो डायरेक्टर फीस के अलावा जो एक्सपेंसेस हैं आपके, वो कह रहा है कि क्या हो गए हैं? 30% डिक्रीज कर गए। तो कितने बनते हैं? 5,58,000।
टोटल कर दें, इसका कितना आता है जी? 650700। अभी 30% कम हो गए हैं, इसका 30% निकाल के इसमें से माइनस कर दें, या इसका 70% ले लें, बात तो एक ही है ना? 30% निकाल के माइनस कर दें या इसका 70% ले लें, बात एक ही है। तो वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। मैं करता हूँ अमाउंट जरा मुझे बता दें। 455490 ये हम माइनस कर देंगे, क्या आ जाता है जी आपका प्रॉफिट फिलहाल? 594510। इसमें से हम, बात खत्म नहीं हुई, इसमें से लेस कर देंगे डायरेक्टर फी। ये इसमें सबसे मुश्किल पॉइंट था। वो कितनी है बेटा? 30,000। वो माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 594510 माइनस 30,000। बताता हूँ 594510 माइनस 30,000 कितना आ जाएगा? 564510। अब ये प्रॉफिट आपका जो है वो आ रहा है, जबकि पहले प्रॉफिट आपका कितना था कंबाइंड? वो था 151800। इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना हमारा हो गया? प्रॉफिट आपका आ जाएगा 564510 माइनस 151800 जी। $4.2710 ये आपका इंक्रीज इन प्रॉफिट निकला है। तो सवाल को हसन दोबारा देखते हैं क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। कहता है जी कि Robert and Paul are the only shareholders. As part of the purchase agreement, Jaw 2 will be appointed as director of R Limited with an annual director fee of 30,000. Only Jaw 2 will be appointed as director of R Limited. So जब वो टेक ओवर कर लेगा R Limited, सिर्फ Jaw 2 डायरेक्टर होगा, सिर्फ उसको 30,000 पे करना। वो जो दोनों थे रॉबर्ट और पॉल, वो ले रहे थे पहले, रिसीव कर रहे थे डायरेक्टर फी, क्योंकि वो डायरेक्टर दोनों थे पहले। जब Jaw 2 का बिजनेस टेक ओवर किया तो Jaw 2 सिर्फ अकेला डायरेक्टर बन गया, वो दोनों खत्म हो गए, वो दोनों डायरेक्टर नहीं है। लिहाजा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से मैंने जो डायरेक्टर के उनके खर्चे थे 30,000 और 30,000 उसमें शामिल है, वो 30,000 और 30,000 मैंने पहले माइनस किए। ये डायरेक्टर फीस के बगैर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आर लिमिटेड के, और इसमें मैंने ऐड किया जो दूसरे एक्सपेंसेस थे 92700, उसका 70% में ले लूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो, ये गलत लिख दिया मैंने, यानी कि अमाउंट गलत लिख दी गलती से, तो ऑटोमेटिकली आपका जो अमाउंट है वो करेक्ट हो जाएगी। 70% एक्सपेंसेस आपके डिक्रीज कर देंगे क्योंकि 30% डिक्रीज कर गए। दूसरी बात ये है कि आप देखें लेस डायरेक्टर फी, वो भी माइनस करनी है आपने बेटा। डायरेक्टर फी शामिल किए बगैर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, ये मतलब नहीं है कि डायरेक्टर फी एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस है, माइनस करना है, लेकिन उन दोनों की डायरेक्टर फी खत्म हो गई है। और जॉ 2 जो है वो एज डायरेक्टर अब फीस अपनी लेगा 30,000 सिर्फ, यानी 60,000 जो है, सॉरी यस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 92700 है यार, लास्ट हुआ ना पहले 558। मैंने आगे भी गलत लिखा हुआ है, क्या किया मैंने? कैसे सरल रहता है 992 आपने गलत किया, बाकी नहीं यार कैसे सही देखो ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज किए हैं ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लास्ट करके माइनस कर। अच्छा एक मिनट, मुझसे गलती हो रही है। ये देखो 5,58,000 हो गए हैं ना, दूसरे के एक्सपेंसेस कितने हैं? 92700। अब इन दोनों का कितने परसेंट हो गए? ये 70%, यही है। अच्छा पहले भी लिखा था, सॉरी नहीं मुझसे, ठीक है जी। तो 558,000 इसकी फीस कैसे कम हुई है? 618 में से 30,000 रॉबर्ट के खत्म, दूसरे बंदे के उसके भी खत्म, 30,000 डायरेक्टर फी, अपने नहीं रहे डायरेक्टर को, इसलिए उनके एक्सपेंसेस कम हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसका 30% मजीद कम कर दिया हमने 70%। अब डायरेक्टर फी आर लिमिटेड, सॉरी जॉ 2 को तो पे करनी है ना, आपने वो डायरेक्टर बन गया, उसका 30,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आपका है। देखिए मेरी बात सुने रॉबर्ट,
देखें रॉबर्ट एंड पॉल आर द ओनली शेयर होल्डर एज डायरेक्टर, वो डायरेक्टर थे पहले एंड डायरेक्टर एज पार्ट ऑफ द परचेज एग्रीमेंट जॉतू विल बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। पहले वो डायरेक्टर थे, अब जॉतू अपॉइंट होगा डायरेक्टर के तौर पे विद एन एनुअल डायरेक्टर फी ऑफ 30,000। समझ आई? द सेम अमाउंट एज रॉबर्ट एंड पॉल वाज रिसीविंग, लिखना ये चाहिए था, ईच रिसीव, ये इसको लिखना नहीं चाहिए था, वाज रिसीविंग लिखना चाहिए था। यहां तक मैं आपके एग्री कर देता हूं, एग्री कर लेता हूं। बस ये सवाल आपको तभी सवाल मैं खुद करवा रहा हूँ ना, एंड पे करवा रहा हूँ, फिर ना करवाता तो ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। गलत था, बिल्कुल गलत होगा, सारा गलत तो नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करोगे ना। मतलब मेरा मकसद ये बताने का है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाने का, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर सकूं। जब मेरे सामने पहले सवाल आया था तो मैंने भी जब खुद अटेम्प्ट किया था तो गलत किया था, गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन सवाल मैंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया था। तो मतलब कम से कम सवाल तो अटेम्प्ट करो ना, कि सवाल देख के पता छोड़ के आ जाए, यार हो ही नहीं सकता ये तो। आपकी बात ने कहा ठीक है कि देखो आगे उसने क्या लिखा हुआ है, एज पार्ट ऑफ द परचेज एग्रीमेंट, एज पार्ट ऑफ द परचेज एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट के साथ क्या हो रहा है कि जॉतू अब अपॉइंट हो जाएगा डायरेक्टर। नीचे वाली बात उसने सही नहीं की, कॉमा डाल के उसको नहीं कहनी चाहिए थी, the same amount as Robert and Paul each received should have been receiving देना चाहिए था, या इस तरह का वर्ड यूज करना चाहिए था। डायरेक्टर का मतलब है कि मतलब वो उसके साथ भी और डायरेक्टर, अगर वो डी डायरेक्टर लिखता तो फिर बनता था कि हाँ ये ठीक है, आपकी बात एक्सेप्टेबल है, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से। ठीक है जी, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट आपका आ गया कितना, 564510 माइनस 518,00412,710 आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस सवाल का अगर आप देखें तो सवाल का कोई बिजनेस परचेज से ताल्लुक है, इस सवाल का कोई ताल्लुक नहीं बिजनेस परचेज से, ये अकाउंटिंग का बस अपना ही एक टर्मिनोलॉजी का उसने एक पार्ट बनाकर आपको दे दिया। अब क्या कर सकते हैं, हमें इस तरह की चीजें ए लेवल्स में देखनी पड़ती हैं। आगे देखिए, परचेज कंसिडरेशन विल बी 1,80,000 पेबल टू जॉतू बाय इशूइंग 150,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ आर लिमिटेड। तो मतलब 1,50,000 के शेयर होंगे, तो बाकी 30,000 किस चीज का है, शेयर इशू कर प्रीमियम हो गया। 1,50,000 का शेयर और बाकी 30,000 का शेयर प्रीमियम है। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ आर लिमिटेड विल आल्सो रीवैल्यू देयर ओन लैंड एंड बिल्डिंग अपवर्ड बाय 28,000। तो बनानी की हमने बैलेंस शीट बनानी है नई कंपनी। तो चलें जी, सबसे पहले क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ऑफ गुडविल नई कंपनी की बैलेंस शीट की तो हमें यही सब करने पड़ती है ना, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, वो पहले पता चल गया हमें, और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो हम कितना कितना टेकअप कर रहे हैं जी, लैंड एंड बिल्डिंग 139,000 का टेकअप कर रहे हैं, लिख लेते हैं हम। बिल्डिंग आपका आ जाएगा जी 135,000। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी प्लांट एंड इक्विपमेंट 14,000। इक्विपमेंट 14,000 आ गया। उसके बाद है जी इन्वेंट्री 40,000। इन्वेंट्री आपके आगे जी 40,000 की। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 36,000। ट्रेड पेबल वो तो माइनस होने आपको पता है, इसका सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं, उसमें से लेस कर देंगे ट्रेड पेबल क्योंकि वो भी आप टेक ओवर कर रहे हैं, लेस कर देंगे हम ट्रेड पेबल क्योंकि माइनस हो जाएंगे। तो ट्रेड पेबल आपको दिए 67,000। टोटल करें क्या आ रहा है यार, 39,000 होगा भाई। हाँ जी 39,000 कर लेते हैं, ठीक जी। 229,000 में से हम माइनस कर देंगे बेटा 67,000। ये आपके नेट एसेट्स आती हैं 162,000 के आपके आते हैं नेट एसेट्स, यानी कि व्हाट्सएप में कितनी पेमेंट करनी चाहिए, हमें पेमेंट करनी चाहिए 162,000।
दैट इज बेसिकली अवर नेट एसेट्स, यानी जितना हमारा उसके साथ हमारा तय हुआ हमें पैसे पे करने चाहिए। लेकिन परचेज कंसीडरेशन हमारी किस में तय हो रही है जी? वो तय हो रही है कितने में? 1,80,000 में। तो बाकी किस चीज के पैसे दे रहे हैं हम जी? कितने बने जी? 18,000 की हमारी क्या है? दैट इज बेसिकली गुडविल, दैट इज द पेमेंट यू आर बेसिकली मेकिंग फॉर बाइंग द गुडविल। ये आपके आ जाएगी गुडविल की अमाउंट। अब हमने इसकी बनानी है जी बैलेंस शीट। तो बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट, बड़ा आसान है। तो मैंने आपको साथ साथ लिखवाया है वो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहीं पे मैं उसकी बैलेंस शीट बना दूंगा। आपके लिखनी है अभी, और आपको पता ही है मैंने अच्छी तरह बताया है कि बैलेंस शीट हमारी मर्ज होके जो वो बन जाती है। उसमें अगर आर लिमिटेड के पहले एसेट्स दिए हुए हैं तो वापस में क्या हो जाएंगे? ऐड अप हो जाएंगे। दूसरे जो एसेट्स हैं उनको एडजस्ट करके जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। सर अगर एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हो कि मतलब हमने लिखा हो कि वो परचेज कंसीडरेशन में जो मतलब जो बिजनेस परचेज हो रहा है उसके एसेट्स वर रीवैल्यूड एंड टेकन ओवर एज होल, तो फिर एसओएफ में आएंगे रिवैल्यूएशन उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व बनता है। हाँ हाँ बनता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो रहा है तो अपवर्ड सर नहीं, अगर वो कहते हैं कि मतलब जो बिजनेस उसको परचेज कर रहे हैं जो उन्होंने कोई नाम दी वो कहते हैं कि his assets were revalued at these amounts and ये जो हो रहा है इसमें हो भी रहा है ना, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग पे आएगा उसका रिवैल्यूएशन जो बनेगा उसकी अपनी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है ना। सर नहीं वो नहीं कह रहा मैं, वो कह रहा जो एसेट्स टेक ओवर किए हैं नहीं उसका नहीं, वो तो ऐसे एसेट्स उठाते हैं आप, उसकी रिवैल्यूएशन नहीं होती, वो फेयर वैल्यू होती है। फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू है जिस पर हमारा एग्री हुआ है, कौन डायरेक्टली उसी वैल्यू को उठाएगा। बाद में बढ़ेगा। ठीक है जी, तो बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी आ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग, टोटल करने दोनों की, एक तो 1,39,000 है जो आप टेक ओवर कर रहे हैं, और दूसरी जो उनकी पहले से पड़ी हुई है वो हम देख लेते हैं कितनी है। पड़ी हुई है आपके आर लिमिटेड की 4,54,000। देखिए कैसे लिखूंगा मैं, 139,000 प्लस जी प्लस 4,54,000 और प्लस 28,000 जो वैल्यू मजीद इंक्रीज कर रही है उसकी, क्योंकि जो 4,54,000 की बिल्डिंग है वो कह रहा है मजीद बढ़ गई। सर कहाँ लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए टेक ओवर किया उसने, तो द डायरेक्टर ऑफ आर लिमिटेड will also receive their own land and building, revalue their own land and building upward by 28,000। ये आपको डेफिनेटली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद प्लांट एंड इक्विपमेंट है जी, वो दोनों को ऐड करके हम लिख देंगे, और वो हमें पीछे 14,000 का ये है, और पीछे जो उनका दिया हुआ है वो आपका कितना है 294,000 का, 294,000 प्लस 14,000। कितना आता है? 621,308। उसके बाद इन्वेंट्री आ जाएगी आपकी, हाँ गुडविल लिखने पहले चाहिए। गुडविल आ जाएगी जी 18,000 की आपके पास, जो आपने टेक ओवर कर ली। फिर आपकी इन्वेंट्री लिख लेंगे हम, इन्वेंट्री हम उठा रहे हैं 40,000 की, हम टेक ओवर कर रहे हैं, और पहले इन्वेंट्री कितने की पड़ी थी उसकी 98,000। इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी 98,000। ट्रेड रिसीवेबल है वो आपके आ जाएंगे जी, ट्रेड रिसीवेबल हम टेक ओवर कर रहे हैं 36,000 के,
आपके पहले से ट्रेड इसमें उनके पास पड़े हैं 123,000 plus 36,000 जी 138,000 98 नहीं मैंने ऐड किया ना अकेली 98 सकेली 98 थी 8,000 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा सही 98,000 98,000 है की 40 हो हाँ जी Yeah, 138. ट्रेड रिसीवर्स Yeah, 159. कैश आपका आ जाएगा कैश इक्विवेलेंट कितने की दी है 58,000 कैश की सूरत में तो पेमेंट नहीं कर रहा ना वो पेमेंट तो शेयर की सूरत में कर रहा है वो कर लेंगे इसका टोटल एसेट्स आपके पास आ जाएंगे और अच्छा एक मिनट क्या 130,2,000 आपके आ जाएगी यानी 13,02,000 का लायबिलिटी साइड देख लेते हैं आप लायबिलिटी साइड में देखिए बेटा पहले से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पड़े हुए कितने के 8 लाख के पहले से पड़े हुए आपके पास मतलब 8 लाख के तो पहले से ही मौजूद है शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना हमारा आ जाएगा जी कैपिटल एंड लायबिलिटी सेक्शन में कैश शेयर कैपिटल एंड इक्विटी सेक्शन में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा आपका 8 लाख का पहले था और 1,80,000 के शेयर 1.5 लाख के शेयर और इशू हुए कितना हो जाएगा ये 9,50,000 फिर आपका आ जाएगा जी शेयर प्रीमियम वहां पे कितने गए 30,000 का ठीक है उसके बाद आपका आ जाएगा जी रीवैल्यूएशन रिजर्व 28,000 का उसके बाद आपका प्रॉफिट है 132,000 का जो वो शो कर रहा है क्वेश्चन में पेबल्स भी वैसे भी हैं नॉन करंट लायबिलिटी कोई है नहीं कोई डिबेंचर आपने कोई इशू किए नहीं है करंट लायबिलिटीज ही है सिर्फ क्वेश्चन में जो कि ट्रेड पेबल के नाम से ही दी हुई है वो कितनी हमारी 95,000 टोटल कितना आता है यार इसका So trade payable उसके लिए है दूसरे आएंगे ट्रेड पेबल भी टेक ओवर कर रहा है ना वो 67,000 95,000 plus 67,000 जी नहीं ये टोटल वगैरह तो बता दो मैं क्या 1140 1140 000
ये कितना आ रहा है 162,000। अच्छा, अब बच्चों ने यहाँ पे मुझसे एक सवाल किया था, वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि सर जो प्रॉफिट नया निकाला है आपने जो नया प्रॉफिट निकाला था इंक्रीज इन प्रॉफिट, वो आपने यहाँ पे लिया नहीं। जो प्रॉफिट आपने पिछले पार्ट में निकाला था बेटा, वो प्रॉफिट 1 साल के बाद का था। ये बैलेंस शीट बना रहे हैं उसी डेट पर 31 दिसंबर 2017 की बैलेंस शीट। ये उसी डेट की बैलेंस शीट है जिस डेट आपने परचेज किया था, जबकि वो 18 की जो प्रॉफिट कह रहा है वो 1 साल के बाद की वर्किंग है, उसमें कोई चेंज नहीं आता प्रॉफिट में। प्रॉफिट एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगी। हालांकि उसने वापस आने के लिए डेट दी नहीं है, जाती वाली बात है, ये डेट उसको देनी चाहिए थी, दी हुई है, नहीं तभी। हाँ 31 दिसंबर इफ जाओ तो ठीक है, डेट उसने दी है, तो इसमें इतना 18 का तो नहीं ना आएगा प्रॉफिट, सारी बात है जी। एडवाइस रॉबर्ट एंड पॉल वेयर whether or not they should buy job to justify or also by discussing the non financial advantage of this action। क्या करेंगे जी, हम आपको बताइए फाइनेंशियल एडवांटेज कैसे लिखते हैं। नॉन फाइनेंशियल का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे चले जाएगा, ठीक है जी, और उनके डायरेक्टर की सैलरी उनको नहीं मिलेगी, एज ए डायरेक्टर को सैलरी नहीं मिलेगी, वो जॉब को मिलेगी। फिर ये कि उनका जो क्या कहते हैं, पहले उनको जो था लिमिटेड लायबिलिटी, अब लायबिलिटी जो है लिमिटेड हो जाएगी, पहले अनलिमिटेड थी। अब रिटर्न ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल दिया, समझ आइए। इसका जो फाइनेंशियल उसने कैलकुलेशन किया है ना, वो इससे रिटर्न ऑन कैपिटल का रेशियो भी लिखा है। यानी पहले आर लिमिटेड की ROCE कितनी है और अब आर लिमिटेड की ROCE कितनी होगी, उसको कंपेयर करके आप बताएंगे। तभी उसने कहा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल डाटा तो आपको ऐसे खास बैलेंस शीट में देखे तो कुछ भी नहीं है, सिवाय ऐसे कि बिजनेस लास्ट के चला गया, वो आप कैलकुलेट करेंगे तो बच जाएगा। ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब मैंने आपको बताना था कि आप कह रहे थे कि सिर्फ एक सवाल रह गया, चैप्टर हमारा खत्म हो गया, एक सवाल रह गया, मैं कल कराऊंगा। कौन सा? अमालगमेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि मेरी बुक का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, उसके अलावा अगर कोई सवाल है तो हमसे पूछ लें, मिसाल के तौर पे जो अहमद और उमर के बारे में कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें, सिंपल था, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। इसमें एक पॉइंट था अहमद उमर के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेट द, लिख सकते हैं आप, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ईच ऑफ अहमद एंड उमर्स बिजनेस। वैल्यू ऑफ गुडविल तो हम निकाल लेंगे कैसे, 4 लाख को कंपेयर करेंगे इसके नेट एसेट से, 3 लाख करेंगे, गुडविल आ जाएगी। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये इफ गुडविल इज इंक्लूडेड, तो गुडविल बैलेंस शीट में लिखनी है आपने, जो निकलेगी गुडविल उसको टोटल करके बैलेंस शीट में लिखेंगे। ऐसा होता नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर आप गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन अब मजबूरी है, वो सवाल क्या करें लेवल के अंदर ऐसा बना के दे देते हैं जिसका लॉजिकली गलत है, लेकिन लॉजिकली गलत है, उसने कोई ना कोई नई चीज देनी होती है, इससे उसने बना के दे दिया सवाल। ये अभी मैं जब करवाऊंगा, इससे अगला क्वेश्चन जो है लास्ट वाला जो कल करवाऊंगा, वो भी उसमें भी गुडविल पहले रिकॉर्ड उसने करने को कहा है, ठीक है जी। तो गुडविल आप पहले रिकॉर्ड करेंगे, इसके अंदर बैलेंस शीट बन जाएगी, सिंपल ऐड करके दोनों चीजें आपस में विद इंक्लूडिंग गुडविल। उसके बाद वो क्या कहता है, द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड नंबर 3:2, बोथ पार्टनर्स आल्सो एग्री दैट गुडविल वुड नॉट बी मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब जो कैपिटल नए निकले आपके 4 लाख और 3 लाख, उनको गुडविल राइट ऑफ करेंगे और फिर नया कैरी डाउन आ जाएगा। नहीं समझ आइए, ब्रॉड डाउन लिखेंगे 4 लाख और 3 लाख, और गुडविल की जो अमाउंट निकली होगी उनको ऐड करके 3/2, 3/5 और 2/5 के साथ डेबिट करके कैंसिल करके कैरी डाउन निकालेंगे दोबारा। ठीक है जी, कैलकुलेट द कैपिटल अकाउंट्स बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर आफ्टर गुडविल इज लिमिटेड। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लास्ट लेक्चर हमारा होगा इसका, और उसके बाद हम चैप्टर नया शुरू करेंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे हम स्टार्ट किया हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर। आप नहीं आ रहे, बहुत पछताएंगे, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप भी नहीं आ रहे, आप बहुत पछताएंगे, बहुत गलत कर रहे हैं। इतना ये तो इतना आसान नहीं है। तो कैश फ्लो चैप्टर हम वहां खत्म कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बहुत लंबा है भी नहीं वैसे। और यहाँ पर हम जो है वो कॉस्टिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो स्टार्ट किया जाए, और एबीसी कॉस्टिंग वहां पे कैश फ्लो की बात करवाऊंगा। एबीसी यानी वो चैप्टर, वहां में चैप्टर वो करवा रहा हूं जो आसान है, जो मुश्किल नहीं है, यहाँ वो करेंगे जो टफ चैप्टर्स है। हो सकती है आगे हो सकती है।